Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to discuss about one of the important topics that is business environment. सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है तो हर एक बिजनेस जो होता है उसके सराउंडिंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर जो होते हैं वो बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते रहते हैं मतलब बिजनेस का जो भी वर्किंग हो रहा है उनके ऊपर ये सब फैक्टर जो उनका इम्पैक्ट होते रहता है उसको ही बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। अभी ये कौन से फैक्टर्स होते हैं तो कुछ फैक्टर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं विच आर विद इन द बिजनेस और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और कुछ जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द बिजनेस। और ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी फैक्टर जो होते हैं उसका क्या होता है बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होते रहता है। अभी ये जो फैक्टर्स है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये शायद तक बिजनेस के कंट्रोल में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जनरली जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े से कंट्रोल में हो सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट एक्सटर्नल जो होते हैं वो थोड़े से कंट्रोल में होते नहीं हैं। और इनमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ये चीजें हमेशा चेंज होती रहती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है बिजनेस के लिए एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है या एक रिस्क क्रिएट हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो डेफिनेटली उसके वजह से क्या हो गया था बहुत सारे बिजनेसेस के लिए एक चैलेंज क्रिएट हुआ था बिकॉज जो पुराने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको रिमूव करके नया टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसको समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी सारे बिजनेसेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो इस तरीके से क्या हो गया ये थोड़ा सा तुम्हारा पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो गया जिसका तुम्हारे बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया। ओके। दूसरा हम लोग ले सकते हैं जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइजेस या पेट्रोल के प्राइजेस जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं। तो जैसे ही ऑयल के प्राइजेस पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाता है उसका परिणाम जो होता है वो बिजनेस के ऊपर होता है। ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये फैक्टर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और ये फैक्टर जैसे चेंज हो गए उसका बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब फैक्टर्स को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। हम्म। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कस्टमर के अगर लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज हो गए मतलब कस्टमर को पहले कुछ और अच्छा लगता था अभी कुछ और अच्छा लगता है। ओके। या हम लोग जिसको बोलते हैं कि ये चीज पहले फैशन में थी अभी ये चीज फैशन में नहीं है तो कस्टमर के लाइक्स या फैशन क्या हो गई चेंज हो गई है। तो उस हिसाब से क्या होता है उसका हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा तो उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की डिमांड क्या हो गई कम हो गई। ओके। तो इस हिसाब से ये फैक्टर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और जिस तरीके से ये फैक्टर चेंज हो गए उसकी वजह से क्या होता है उसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है। इनके चेंज की वजह से बिजनेस के लिए चैलेंज और रिस्क क्रिएट होती है। वही डेफिनेशन केथ डेविस का है। उन्होंने भी वही चीज बोली है कि एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस मींस द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंस। नाउ कंडीशन इवेंट और इन्फ्लुएंस मतलब ये सारे जो फैक्टर्स है जो बिजनेस के सराउंडिंग में होते हैं और जिसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है। ओके। इनको ही हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक मतलब क्या वो हमेशा चेंज होते रहता है। कभी भी कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर स्टेबल नहीं होता है। इट इज ऑलवेज चेंजिंग। कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होते रहेंगे। देन कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहेगी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहेगी। सो एवरी फैक्टर इज एवर चेंजिंग। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज होते रहना। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है उनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते रहता है। जैसे कि सपोज हमारे पास अच्छी मशीन नहीं है या आउटडेटेड मशीन है तो ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि खराब मशीन होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं खराब क्वालिटी के गुड्स बना पा रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है। ओके। उसी तरीके से इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकता है। हम्म। जैसे कि सपोज रिसेशन चल रहा है तो रिसेशन चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के पास कम पैसा होता है और कम पैसा होने की वजह से लोग कम डिमांड करेंगे तो हमारा सेल कम होगा तो कहीं ना कहीं पे ये क्या हो रहा है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो फैक्टर को होते हैं उसके अंदर एक तो है तुम्हारा इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते दोनों भी जो है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ये एकदम अनसर्टन है। मीन्स कभी भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे कोई भी हमको प्रायर वार्निंग नहीं मिलने वाली है। एनी टाइम एनी चेंज कैन टेक प्लेस और जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के लिए रिस्क हो सकता है। तो बिजनेसमैन को हमेशा क्या करना चाहिए प्रोएक्टिव रहना चाहिए ये सब चीजों के प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए हर एक फैक्टर्स का जिसकी वजह से हम लोग ये अनसर्टेनिटी को या ये रिस्क को थोड़ा सा कम कर सके।
देन ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है इसका हमारे बिजनेस के डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर्स को हमारा अभी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो अभी हम लोग को नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो हमारे बिजनेस डिसीजन को क्या किया उसने, इन्फ्लुएंस कर दिया। रेगुलेट द स्कोप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो स्कोप है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पे वो प्लास्टिक की जो कंपनीज थी वो लोग अभी बिजनेस जो है उनका कम हो गया या लोअर हो गया या बंद हो गया उन लोगों का। सो कहीं ना कहीं पे ये बिजनेस एनवायरनमेंट ने क्या किया, बिजनेस के स्कोप को रेगुलेट किया हुआ है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स या उसके पार्ट्स। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी हम लोग डिटेल में इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज है वैल्यू सिस्टम। ना वैल्यूज का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स, जो जिसके ऊपर हमारा बिहेवियर डिपेंड होता है। जैसे हम लोग किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग एथिकली बिहेव करते हैं कि नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं, ये सुनो, या हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, ये सारे हमारे क्या है, वैल्यू सिस्टम्स है। और ये सारे वैल्यू सिस्टम जो होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं उसका बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। मतलब तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन बैठा है, कौन वहां पे है, उनके क्या वैल्यू सिस्टम से उसका आपके बिजनेस के ऊपर परिणाम होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। मुरुगप्पा ग्रुप जो है, ये एक कंपनी है जिसने क्या किया, ईआईडी पॉरी ग्रुप, ये एक कंपनी है जिसको टेक ओवर कर लिया। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया, ये ईआईडी पॉरी ग्रुप को टेक ओवर कर लिया। ईआईडी पॉरी ग्रुप का एक बिजनेस था जो था लीकर सेलिंग करना, वो लोग लीकर बेचते थे। लेकिन मुरुगप्पा ये जो कंपनी है, इनके वैल्यू सिस्टम में लीकर बेचना जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये कंपनी को टेक ओवर किया और ये कंपनी का ये जो यूनिट था उसको बंद कर दिया। ओके, बिकॉज उनकी मुरुगप्पा ग्रुप के हिसाब से लीकर बेचना जो है वो एथिकल नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने वो बिजनेस बंद कर दिया। तो देखो कि मुरुगप्पा कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ओके, उन लोगों की वैल्यू सिस्टम का उनके बिजनेस के ऊपर हम लोग को परिणाम यहाँ पे दिखाई देता है। जिन जो चीज उनको अच्छी नहीं लग रही थी या जो चीज चीज उनके वैल्यू सिस्टम में नहीं बैठ रही थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो इस हिसाब से वैल्यू सिस्टम का हमारे बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। दूसरा इंटरनल फैक्टर है मिशन एंड गोल्स। अभी इसके बारे में हम लोग ने स्ट्रेटेजिक इंटेंट में पढ़ा था। मिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है या ये कंपनी क्यों फॉर्म की गई है, उसका रीजन और पर्पस हम लोग को मिशन से पता चलता है। और गोल का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है सक्सेसफुली तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अमेजोन का हम लोग ने मिशन देखा था। अमेजोन का मिशन क्या था कि उन लोगों को लोअर प्राइस में गुड्स कस्टमर को बेचने हैं, फिर बाद में उनको वैरायटी ऑफ गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करके देना है और कस्टमर्स को अटमोस्ट शॉपिंग कन्वीनियंस ऑफर करनी है। तो ये तीन चीजों को, ये तीन मिशन को उन लोगों को फुलफिल करने के लिए अमेजोन क्या कर रहा है, अपना बिजनेस उसके हिसाब से कैरी ऑन कर रहा है। मतलब वो अपने कस्टमर्स को लोअर प्राइस में ऑलरेडी गुड्स देना शुरू कर दिए हैं। फिर वैरायटी ऑफ गुड्स वहां पे हम लोग को मिलते हैं। हम लोग उनको वेबसाइट को विजिट करेंगे तो कितने सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग को वहां पे दिखाई देते हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वहां पे दिखाई देते हैं। और हम लोग को एकदम कन्वीनियंस मिलते हैं, हम लोग को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर बैठ के हम लोग वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो उनका जो मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए उसके हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। सेम तरीके से उनके गोल्स क्या है कि मैक्सिमम कस्टमर्स को क्या करना है, अपने वेबसाइट पे अट्रैक्ट करना है और कस्टमर्स के लॉयल्टी को बढ़ाना है। मतलब बार बार कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि गूगल में कभी भी हम लोग कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो मैक्सिमम टाइम अमेजोन का नाम पहले आता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने गोल को भी यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों ने उनके वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, मिशन एंड गोल जो है उसके हिसाब से आप लोग क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस को लेके जा रहे हो ताकि आप आपके मिशन एंड गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट वाला है प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एडवांस में डिसाइड करना कि कोई भी एक्टिविटी हम लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, फिर बाद में किस हिसाब से उसको किया जाएगा। तो हर एक एक्टिविटी को जब हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लान्स। और प्लान किसके लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। पॉलिसीज जो होते हैं वो गाइडलाइंस होते हैं,
प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हम लोग को किस तरीके से करना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग होता है वो प्लान्स के हिसाब से चलता है, पॉलिसीज के हिसाब से चलता है। जैसे उनके प्लान्स एंड पॉलिसीज होंगे उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि एक पॉलिसी का एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि हमारा क्रेडिट पॉलिसी है कि हम लोग हमारे क्रेडिटर्स को 45 डेज का क्रेडिट देंगे। ओके, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस एक्टिविटी को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, बिकॉज वो प्लान्स और पॉलिसीज को उनको क्या करना है, फुलफिल करना है, और उसके हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उनको बिजनेस एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज और लेबर। ओके, ये सबसे एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और सक्सेस जो होता है वो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने अच्छे क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास है, और कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आपके यहाँ पे अवेलेबल, मतलब जितने चाहिए उतने ह्यूमन रिसोर्सेज है कि नहीं। तो अगर सपोज आपके एम्प्लॉयज बहुत सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके लिए क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। उसका परिणाम जो है आपके बिजनेस के ऊपर हो सकता है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। सेम तरीके से फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लोग को मशीन लगते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं, प्लांट बिल्डिंग लगते हैं, रॉ मटेरियल लगते हैं, ये सब को हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके, आपके पास कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो राइट अमाउंट में अवेलेबल होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें आपके पास राइट अमाउंट में अवेलेबल रहेगा तो आप लोग क्या कर पाओगे, स्मूथली प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाओगे। पर आपके पास ये सब चीजें अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे आपके बिजनेस को ये फिजिकल रिसोर्स भी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंस जो होता है बिजनेस का ब्लड होता है। किसी भी बिजनेस को फाइनेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके बिना तुम्हारी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो कैरी ऑन नहीं हो सकती है। बिजनेस मैनेजर जो होता है वो अलग अलग जगह से अपने फाइनेंस को रेज कर सकता है, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन या रिटेन्ड अर्निंग, जो भी सेव करके रखा है उसको भी यूज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। उसी तरीके से फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है, ये जो पैसा उन्होंने रेज किया उसको राइट जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो आपके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं, उसको आपने राइट जगह पे इन्वेस्ट किया है कि नहीं, उसका भी आपके बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। सपोज आपने दूसरे किसी जगह से फाइनेंस रेज किया है जिसकी वजह से आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है। आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट में चला जा रहा है, या आपने ऐसे जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो अगेन आपके बिजनेस के ऊपर परिणाम हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन मतलब क्या, एम्प्लॉयज का और मैनेजमेंट का किस तरीके से रिलेशन है। अगर सपोज लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्स्टेंटली फाइट होते रहता है, तो उसकी वजह से बिजनेस का ग्रोथ क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। हिंडर मतलब क्या, अफेक्ट हो जाना, उसके ऊपर उसका बुरा परिणाम होना। ओके, तो हमेशा क्या होना चाहिए कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोर्डाइल रिलेशन होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज के ओपिनियन को हमेशा कंसीडर करना चाहिए। ओके, और सेम तरीके से एम्प्लॉयज ने भी क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है। इवन मैनेजमेंट भी क्या करता है, एम्प्लॉयज को उनके जो भी चीजें होती है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो दोनों ने क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में अगर झगड़े होते रहेंगे तो उसका परिणाम बिजनेस के प्रोडक्टिविटी के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉय के ओपिनियन को मैनेजमेंट ने कंसिडर करना चाहिए। सेम तरीके से एम्प्लॉय ने भी अननेसेसरी मैनेजमेंट के साथ डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जानी चाहिए। मैनेजमेंट की जो भी एक्सपेक्टेशंस उनको फुलफिल करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, लेबर का और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा मेंटेन रहता है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया, और ये सारे इंटरनल फैक्टर किस चीज तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। ओके, ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के अंदर होते हैं या विद इन द बिजनेस होते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें चेंजेस होने की वजह से बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता है। ओके, तो पर लेकिन ये एनवायरमेंट, ये सब चीजों को टाइम टू टाइम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है।
और ये सारी चीजों को अगर आप एनालिसिस करते हो तो उससे आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। जैसे कि अगर सपोज हम लोग ने देखा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ओके, या मोटिवेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए क्या है, वीकनेस है। आपके पास अच्छी मशीन है, मॉडर्न मशीन है, जिसकी वजह से आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के बेच पा रहे हो, दैट इज अ स्ट्रेंथ फॉर यू। आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके लिए वीकनेस हो गया। आपका लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चल रही है, आपकी वीकनेस आपको पता चल रही है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आपके स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट कर सकते हो, मतलब बेहतर बना सकते हो, और आपके वीकनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को हमेशा मैनेजर ने क्या करना चाहिए, एनालिसिस करते रहना चाहिए, उनके ऊपर वॉच रखना चाहिए कि इनमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे ना, ताकि टाइमली एक्शन लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें उसके वजह से होने वाले रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, बाकी के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।